For centuries, Indians and in fact cultures across the world have looked to the stars for answers and guidance in all areas of their life, but most interestingly and particularly their love lives and their marriage. To that end, we have brought on a very renowned astrologer, Panditji Sunil Vashisht, who will perhaps elucidate how we can seek guidance from our birth charts to help perhaps inform better decision making in relationships, love, and marriage. Welcome, Panditji. How we can supplement our decision making among all the science, all the psychology, with some insights from astrology to see whether that can kind of help us go towards the right path. स्त्री श्राप ये पूर्व जन्म का श्राप है। ये श्राप जब जनरेट होता है जब पास्ट लाइफ में हमने किसी को रिलेशनशिप में चीट किया है, उसको मारा है, उसको पीटा है, दोनों। मतलब ये ऐसा नहीं कि लड़के की कुंडली में मिलेगा, नाम ही इसका स्त्री श्राप है, बट टोटली रिलेटेड टू द रिलेशनशिप। अब ये कैसे जनरेट होता है? अब ये अगर किसी का पास्ट लाइफ में है, स्त्री श्राप किसी की कुंडली में बन रहा है, पहली बात तो उसको मैरिज होने में समस्याएं आएंगी, और किसी तरह से मैरिज हो भी गई वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होगी, और जो मैरिज हो जाएगी उसको चलाने में मतलब ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला। नहीं तो पंडित जी आप इसी एग्जाम्पल को लीजिए कि आपके पास क्लाइंट आता है आपका और उसकी कुंडली में स्त्री श्राप होता है, ठीक है, तो अब आप एज प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? आप उन्हें क्या बोलेंगे कि वो शादी करें या ना करें, और करें तो चलाए कैसे? पोषक, पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए, पूरे संसार में ½ भी लोग नहीं है, उससे भी कम है, जिनकी कुंडली में डिनायल का योग होता है। डिले का मैक्सिमम में मिल सकता है, पर डिनायल का परसेंटेज बहुत बहुत कम है। अब डिले को देख करके कोई व्यक्ति डिनायल मोड में जा रहा है तो वो अपने कर्मा को अधूरा छोड़ रहा है, वो कर्मा उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। चलो पहले हम ये समझते हैं कि स्त्री श्राप लगता कैसे, कुंडली में बनता कैसे। ये 3 ग्रहों से बनता है पोषक, सूर्य से, चंद्रमा से और राहु से। ये 3 ग्रह हैं। अब इनको याद रखो। मैं बड़ा सिंप्लीफाइड वे से बताता हूँ, क्योंकि टीचर होने के नाते ये तो मैं करूँगा ही कि ज्योतिष जैसे टिपिकल विषय को बहुत इजी, कि आपके दर्शक अपना चार्ट भी उठा के देख लेंगे तो समझ जाएंगे स्त्री श्राप है कि नहीं, इतना इजीली। इन 3 ग्रहों को ध्यान में रखें और ये देखें ये कुंडली के 2nd हाउस में बैठे हैं या नहीं। इन तीनों में से कोई भी एक बैठ जाए, 2nd हाउस में या 7th हाउस में। ये 2 हाउस याद रखने हैं और 3 प्लेनेट याद रखने हैं। अगर कोई भी यहाँ पर इन तीनों में से एक भी ग्रह बैठा है तो फॉर्मेशन हो गया स्त्री श्राप का। ऐसे उसमें आपकी एडवाइस उनको यही रहेगी कि उनको अपना कर्मा पूरा करना चाहिए, उन्हें शादी ज़रूर करनी चाहिए। खास करके स्त्री श्राप वालों को जरूर करनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव भुगतान को अधूरा छोड़ देंगे तो, क्योंकि अब स्त्री श्राप करता क्या क्या है, मैं उसके विषय पे भी आता हूँ। मैरिज के अलावा, मैरिज में तो उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया सो किया, ये हमारी हेल्थ पर आ जाता है पोषक। अगर उस कर्म को हम नहीं सही तरीके से ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं करते किसी भी कारण से, तो क्या क्या हेल्थ की सिचुएशन खराब होती है। जितनी भी टाइप की यूरिनरी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की समस्या है, चाहे पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, महिलाओं में गायनी प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज़ है, मोटापे की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या है, पल्पिटेशन हृदय की गति अचानक से बढ़ने की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, और सबसे बड़ा डाइजेशन का इशू। डाइजेशन के इशू से वो जूझते ही रहते हैं। कभी उनको लूज मोशन हो जाता है, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तरह तरह की बीमारियों को से घिर जाते हैं वो। तो हम उनको कहते हैं कि देखो इसको अगर माइल्ड करना है, इसको देखो अब जो मिला है सो मिला है,
अब हमें तो ये देखना है कि इसका एनकाउंटर कैसे करना है, मतलब इसको टैकल कैसे करें, इसको कमज़ोर कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शादी करो, जैसे हो कर लो। सेकंड थिंग्स, स्त्री श्राप को दूर करने के कुछ रेमेडीज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बताई हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि एक तरह से मैं कहूँगा इस साइंस के साइंटिस्ट, उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे हमें रेमेडीज़ सजेस्ट की हैं। अगर उन रेमेडीज़ को करते हुए और कुछ नेगेटिव देख कर के समझ करके भुगतान करते हुए, यानी अगर मैं पुरुष की निगाह से कहूँ तो उसकी वाइफ उसको एनिमी मानेगी, और लड़की की कुंडली में है तो उसका हस्बैंड उसको एनिमी की तरह बिहेव करेगा। छोटी छोटी बातों में टॉन्ट मारना, उसके फैमिलीज़ के बारे में बोलना, उसको नेगेटिव बोलना, उसको रेस्पेक्ट नहीं करना। इसको मैनेज कैसे करा सकता है? वही मैं बता रहा हूँ कि पहले तो हमें समझना है बड़े अच्छे से ये स्त्री श्राप है क्या। जब हमें समझ में आ जाता है कि स्त्री श्राप ये है, तो हमें पता है कि ये इंसान जो मेरे साथ है ये मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, ये मुझे हेल्प नहीं करने वाला, ये मुझे इमोशनली बार बार डेंट मारेगा ही मारेगा। अब हमने कुछ हद तक उसको सहन करना है, बियर करना है, और जो हमारी बड़ी अच्छी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक रेमेडीज़ हैं उनको फॉलो करना है। और पर हाँ, ये ध्यान रखना, जो भी योग पूर्व जन्म के संबंधों की वजह से या पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हमें भुगतने पड़ रहे हैं, वो रेमेडीज़ 2 या 3 महीने में काम नहीं करती। वो किसी में 3 साल, किसी में 5 साल हो। पर इसमें भी शर्त ये है, जो स्त्री श्राप बन तो रहा है, पर वो ही उस केस में 7th का लॉर्ड भूल करके भी फिक्स साइन में नहीं होना चाहिए, नवमांश में, नहीं तो रेमेडीज़ भी काम नहीं करती, फिर वो उसको भुगतना ही पड़ता है। और एक आप हंसोगे एक बात को, और उनके तलाक होने मुश्किल हो जाते हैं। वो कोर्ट में जाते हैं, लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को मारना पीटना सब हो रहा होता है, गालियां निकालना सब हो रहा होता है, बट उनको कुछ वे आउट नहीं मिलता। एक उम्र के बाद कुछ लोगों में, कुछ % केसेस में वो चीज़ें सेट होती हैं। अगर इस योग को हम बड़े अच्छे ढंग से समझ लें तो पोषक विद द पावर ऑफ रेमेडीज और हम कर्म की गति को समझ करके उसको इतना माइल्ड कर लेते हैं कि एक समय के बाद वही पत्नी हमें सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़ी हो जाती है हमारे साथ। इतना अच्छा होता है। वो कहते नहीं है, पति बदल गया है, अब तो सुधर गए हैं ये, अब पहले की तरह तो नहीं करते जी। भगवान ने हमारी सुन ली। हमारे यहाँ इंडिया में महिलाएं कहती ना, 16 सोमवार किए पति सुधर गए, गुरुवार के उपवास किए सुधर गए। सुधरे नहीं। वो जो नेगेटिव योग बन रहा था, जिस नेगेटिव योग की वजह से वो लड़ रहे थे, वो योग भुगतान के जरिए और कभी कभी कुछ जाने अनजाने में भी रेमेडीज हो जाती हैं। रेमेडीज क्या हैं? हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारी तीर्थ यात्राएं, देवी देवताओं का आशीर्वाद, साधु संतों का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, ये सब रेमेडीज हैं। कभी कभी हम जाने अनजाने में किसी देवी देवता को मानना शुरू कर देते हैं, मंत्र चांटिंग शुरू कर देते हैं, आदमी दुखी होकर के करना शुरू कर देता है और वो चीज़ें काम करना शुरू कर देती हैं और उन लोगों को धीरे धीरे कुछ सालों में रिलीफ आना शुरू हो जाता है। ये एक रीज़न है। सो आई वांट टू नो कि हमारे ऑडियंस में बहुत लोग अभी सिंगल हैं, वो ढूंढ रहे हैं लाइफ पार्टनर को, उनको मिल नहीं रहा है। और आपने मेंशन किया पहले कि कुछ चीज़ें डिनाइड नहीं, डिलेड होते हैं, राइट? तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप उनका कुंडली देख के क्या सलाह देंगे, और मैं टाइमिंग के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि क्या कोई सही उम्र है शादी करने की, या फिर वो भी सब लिखा है पहले? नहीं, देखो, सही उम्र एक अलग प्रकार का प्रश्न है और जो लिखा है वो दूसरे प्रकार का प्रश्न है। सही उम्र तो जो व्यक्ति जब पाँव पर खड़ा हो जाए, जिसको स्त्री पुरुष संबंध समझ में आ जाए, वही सही उम्र है।
एक तरह से इंडिया के हिसाब से बताऊं तो लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल। ये बायोलॉजिकल है। ये बायोलॉजिकल का मतलब इसमें रिसर्च है कि भाई किस उम्र में शादी बेस्ट रहती है। अब आजकल कोई अपवाद है, अपवाद का मतलब होता है कोई मेडिकल पढ़ने चला गया, कोई रिसर्च करने चला गया, कोई पीएचडी कर रहा है, नहीं, कैरियर के चक्कर में शादी को डिले कभी नहीं करना चाहिए। ये मूर्खता है, इसको मैं मूर्खता की श्रेणी में डालता हूँ। हाँ, कोई उसे टारगेट अचीव करना है, टारगेट अचीव मीन्स एजुकेशन कंप्लीट करनी है कोई उसे, और उसमें अगर वो लड़का 24 से 25 वर्ष, 25वां वर्ष शुक्र ग्रह का होता है। शुक्र ग्रह ही रिलेशनशिप का और मैरिज का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। 25वें वर्ष में उसकी शादी हो जानी चाहिए। अब 25 के बाद वो जितना डिले करेगा तो फिर वो डिलेड केस है, मतलब उसको देरी का हम केस मानते हैं। 21 और 18 जो आपने शेयर करा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये सब ग्रहों का ही चक्कर है सब। देखो, 21वें साल में पोषक चंद्रमा एक्टिवेट होता है। चंद्रमा अगेन हमारा मन का कारक है, संबंध और विवाह। पंडित जी, वो बात आप अपनी जगह एज एन एस्ट्रोलॉजर सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि लोगों में इतनी समझ होती है उस एज में कि वो एक रिलेशनशिप को चला पाए, या उनमें इतनी पेशेंस होती है कि वो एक फैमिली को बिल्ड करें? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है पोषक, ये आज के युवाओं की जरूरत है ये प्रश्न। पहले तो समझो पंडित जी, वो आपका वीडियो देख के 21 साल का उसमें चंद्रमा करके मान लीजिए शादी कर ली, मैं वहीं पर आ रहा हूं। पहले तो समझिए शादी होती क्या चीज है। विवाह मूर्खता का खेल है, और ये जितनी मूर्खता में हो जाए उतना बेस्ट रिजल्ट देता है। जितनी समझदारी से विवाह को किया जाता है उसका रस उसी समय खत्म होने लग जाता है। रस बहुत कम मिलता है या मिलता ही नहीं, क्योंकि इसका संबंध दिमाग से है ही नहीं, इसका संबंध आपके मन से है, बायोलॉजिकल संबंध है। मैं आपकी बात को एक दूसरे लेवल पे ले जाकर के कहूं कि एक व्यक्ति लेट है, अब वो लेट हो गया है या एक लड़की बहुत लेट हो गई है, उसमें वो कंपैशन नहीं है, वो पैशन नहीं है रिलेशन बिल्ड करने का, जो एक 18 से 22, 23, 24 साल की लड़की में होगा। अब सिंपल सी बात है, उसको रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा नीड है, और पति पत्नी में किसी बात पे छोटा मोटा झगड़ा भी हो गया, वो एक दूसरे को मनाने में लग जाएंगे। कभी आप किसी यंग बच्चों की शादी करवा करके देखो, वो सुबह रूठेंगे शाम को मान जाएंगे, शाम को रूठेंगे सुबह मान जाएंगे। उनका जो लड़ाई झगड़े का पीरियड मैक्सिमम 12 घंटे रहता है। रीज़न क्या है? दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। ये जो डिपेंडेंसी है यही आपकी बॉन्डिंग को मजबूत करती है। जब आप किसी रिलेशनशिप में लंबे समय तक बने रहते हैं, परंतु शुरुआती दौर उनका अच्छा होना चाहिए। आफ्टर मैरिज पहले 3 साल बड़े क्रिटिकल होते हैं हर एक की मैरिज लाइफ के लिए। पहले फर्स्ट 3, अगर किसी ने ये पहले 3 साल एक अच्छी मेमोरीज के साथ निकाल दिए तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं उनके मैरिज के लॉन्ग टर्म चलने के। अगर पहले 3 साल में गड़बड़ियाँ कर दी, बेशक वो रिलेशन को खींच रहे हैं, पर वो पहले 3 साल की मेमोरीज लड़के और लड़की के दिमाग में हमेशा बनी रहेगी, वो कभी गड़बड़ नहीं होगी। 10 साल आफ्टर मैरिज के 10 साल बाद लड़ लो आप, कुछ नहीं बिगड़ना, वो फिर भी एक दूसरे को मैनेज करने में लगे रहेंगे, पर वो मैरिज छोड़ करके नहीं भागते। पर जिनके दिमाग में मेमोरीज जो हैं पहले 3 साल की गड़बड़ आ गई है, वो जिंदगी में हमेशा सोचेंगे कि कोई मौका मिले तो हम छोड़े, कोई मौका मिलना चाहिए, कोई ऑप्शन मिलना चाहिए, उनको छोड़ के भागने को तैयार रहते हैं। तो ये बातें हमारे ना स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, ना एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई जाती हैं, जिनकी कि हमारे शिक्षित हिंदुस्तान में नहीं पूरे शिक्षित वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिलेशन बनाना
रिलेशन में रहना ये मनुष्य की परम आवश्यकता है। इससे हमारी पूरी बायोलॉजिकल बात तो चल ही रही है, वो तो हो ही रहा है। हमारा इमोशंस का क्या? सबसे नज़दीक जो ग्रह है हमारे वो चंद्रमा है, और चंद्रमा का मनुष्य के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और चंद्रमा हमारा मन है, हमारा इमोशंस है, हमारी भावनाएं हैं। अब हमें बाहर कहीं गुस्सा आ गया तो मुझे एक साथी चाहिए ना, जिसको मैं अपनी भड़ास निकाल के बताऊं कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, उसने मेरे साथ चीटिंग कर दी, उसने मेरा पैसा खा गया, मेरा ये। अब उसके पास कोई ऐसा साथी है ही नहीं, क्या करेगा? तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे की सिक्रेसी के साझेदार होते हैं। पति मन खोल करके, कंपेनियनशिप, वो अपने मन को खोल करके बोल सकता है मुझे किस दोस्त पे गुस्सा है। अगर वो उसके पास अभी कंपेनियन नहीं है और वो अपनी मन की बात नहीं कर पा रहा, तो वो वैसे ही परेशान हो जाता है। बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं, और डिप्रेशन उनका 3-3 साल से 5-5 साल से चला होता है, और उन डिप्रेशन के पीछे कोई और रीज़न नहीं होता, वो यही होता है कि अगर किसी के दोस्त बहुत अच्छे हैं, अच्छा दोस्त का मतलब है कि जिस पर पूरा यकीन हो कि ये दोस्त मेरी किसी कमी को किसी तीसरे के सामने जाके नहीं बोलेगा, मेरी कमजोरियों को सबके सामने जाके उजागर नहीं करेगा, बल्कि मुझे स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, तो उसको इतनी बड़े प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज हर दिन हजारों लाखों थॉट्स हमारे दिन में, पूरे दिन में चलते हैं हमारे दिमाग में। उन थॉट्स में से बहुत सारे थॉट्स ऐसे भी होते हैं जिन थॉट्स को हम शेयर करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा हृदय खोल करके शेयर करता है वो उतना रिलैक्स हो जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। आप हंसेंगे इस मून को, बात हम बड़ा ज्योतिष में भी चंद्रमा को बहुत ज़्यादा वो नहीं देते, पर जो बहुत सीरियस एस्ट्रोलॉजर है वो मून को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मून ही हमारी लॉन्जिविटी को बढ़ाने वाला होता है। जो व्यक्ति इमोशनली स्टेबल है, जो व्यक्ति इमोशनली हैप्पी है, वो लॉन्ग टर्म जिएगा, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आजकल सब कोरोना के बाद इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। ये जो इम्यूनिटी है ये रिलेशनशिप से भी डेवलप होती है। जिन लोगों का रिलेशनशिप, जिनको ज़िंदगी में वो कहते हैं ना प्यार बड़ा मिलता है, इमोशनल बैलेंस जिनके लाइफ में होता है, उनकी इम्यूनिटी, वो कहते हैं सूखी रोटी खा कर। पंडित जी, आज आपने एक नए विटामिन का आपने वो कर दिया, विटामिन एल, विटामिन लव। अच्छा, ये हमारी बॉडी में होता है, लव विटामिन हमारी बॉडी में होता है, ये सेल्फ डेवलप्ड होता है, ये बैक्टीरिया के रूप में। हाँ, लव बैक्टीरिया, हाँ, ऑक्सीटोसिन इसका नाम है, आप सर्च करके देखो। जिन कुछ लोगों स्ट्रेस से यही गायब होता है सबसे पहले। जब स्ट्रेस होता है तो आदमी का ये पहले गायब हो जाता है। कई बार शिकायत होती है पतियों को या पत्नियों को कि प्यार नहीं करते हैं। वो प्यार कहाँ से करेंगे, वो बैक्टीरिया गायब है, तो उसको लेना पड़ता है। इसकी कोई जैसे प्रोबायोटिक कुछ चंद्रा आप बना सकते हैं? ये प्रोबायोटिक याकुल्ट का नहीं। हर किसी की बॉडी सेल्फ डेवलप करती है, राइट, पर वो डेवलपमेंट के लिए स्टेट ऑफ ब्रेन बहुत ज़रूरी है। एक मेडिटेटिव ब्रेन जो होता है वो सेल्फ इसको अपने आप बनाता रहता है, इसलिए उसका जो प्रेम होता है किसी एक के प्रति नहीं, फिर बहुत जगह फैल जाता है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर ही इतना लव भरा पड़ा है, तो जो भी उससे मिलेगा वो उस लव को बांटना शुरू कर देता है।